Hello guys, a very good evening to all of you. Good evening, sir. Evening, sir. So guys, today we are discussing about the objective of today's class is to cover two main topic or two main issues. One is the economic slowdown. Economic slowdown. And second is there is a program called Skill India Mission. Skill India Mission. So we are going to critically discuss the success and failure of this particular mission. So before we start, if you guys have any question or any doubt, you may ask. If you do not, then we will start. So इकोनॉमिक स्लो डाउन के बारे में जो एक बेसिक आइडिया जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे दो तीन डायमेंशन है जो हमें याद रखनी है. पहला तो ये what is the definition of slowdown. कैसे डिफाइन करते हैं, ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है, क्या हमारे पास पैरामीटर हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इकोनॉमी अभी स्लो डाउन हो रहा है या रिसेशन हो रहा है. पहला तो ये डायमेंशन आपको याद रखनी है. ओनली देन वी आर एबल टू एनालाइज दिस. दूसरा यहाँ पे एक मेन डायमेंशन है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ कोविड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्लो डाउन में ही है, एक्सेप्ट चाइना. According to data of China, remember this, China is saying that we are not facing any slowdown. Our growth rate is approximately in financial year 2019 to 20. They are saying our growth rate is 2%. On the other side, if you compare with India, India 9% हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ. ऑन द अदर हैंड चाइना इज सेइंग कि हम तो 2% की ग्रोथ अचीव की है, बट दैट डेटा इज बाय चाइना. सो अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लो डाउन. सो ये बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी है कि दे आर गोना टू आस्क यू इन इंटरव्यू एंड इन जीडी कि डेफिनेशन ही बताओ, बट अगेन यू शुड नो अबाउट दिस. नाउ दिस इज द मेन एस्पेक्ट कि कोविड के बाद तो सारे के सारे देश रिसेशन में आ ही गए हैं, स्लो डाउन में आ ही गए हैं, but we also have to analyze the situation of a country in pre-COVID era. Pre-COVID क्या था, क्या कुछ pre-COVID से पहले कुछ सिग्नल्स थे, कुछ ट्रेंड थे हमारे पास, कुछ डेटा था जो ये सजेस्ट कर रहा था कि इंडिया इज गोइंग टू फेस अ स्लो डाउन. तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो स्लो डाउन में डेफिनेटली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लो डाउन, और स्लो डाउन के रीजन क्या क्या है, स्लो डाउन क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्लो डाउन. पहले स्लो डाउन को समझेंगे, भाई होता क्या है, रीजंस क्या है, किन किन कारणों से होता है. ऐसा थोड़ी ना पहली बार हुआ है, ना तो इंडिया में पहली बार हुआ है, ना वर्ल्ड में पहली बार हुआ है. इसका मतलब है कि ये तो एक फ्रीक्वेंट फिनोमिना है, और जब ये एक फ्रीक्वेंट फिनोमिना है ही, तो फिर हम सारा इसका जो एलिगेशन है वो एक गवर्नमेंट पे क्यों लगा रहे हैं. तो स्टेटमेंट नहीं बोल रहा मैं, जस्ट सोचो इस बारे में. डेफिनेटली फ्रीक्वेंट फिनोमिना होता है, बट गवर्नमेंट का एक पॉलिसी रिस्पॉन्स होता है. हम उस पॉलिसी रिस्पॉन्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपका पॉलिसी रिस्पॉन्स सही नहीं था. तभी आप देखिए व्हाट राहुल गांधी सेइंग कि गवर्नमेंट ने, ऑल्दो राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता है, बट स्टिल व्हाट अपोजिशन इज सेइंग कि गवर्नमेंट ने कोविड को अच्छे से हैंडल नहीं किया.
जो वीकर सेक्शन थे, जो इकोनॉमिकली ऐसे सेक्टर्स थे जिनको सपोर्ट करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया. सो अगेन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लो डाउन, व्हाट इज रिसेशन, कब ग्लोबली हुआ है? डेफिनेटली आई एम नॉट गोना टू टीच यू अबाउट कि 1930s में क्या हुआ था, बट थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दूंगा. 1930s में थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी आपको बताऊंगा. See, history is very critical to address any present challenge. एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी 2000 साल की ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ी हुई है टिल 2020, उसको ये नहीं पता 21 में क्या हुआ है, कोई नॉलेज नहीं है. बट अगर उसने पूरा इस सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, क्या क्या ट्रेंड है, क्या हुआ, ये इस प्रॉब्लम को भी अच्छे से टैकल कर सकता है. तो डेफिनेटली थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी लेंगे, सो दैट जब आप बोले या जब भी आप डिस्कशन में जाए तो ये आप कन्विंस कर पाए दूसरे व्यक्ति को. सो वी आर गोना टू अगेन डिफाइनेशन समझेंगे कि क्यों होता है, और आप इसको इवेल्युएट भी कैसे करते हो. क्या स्लो डाउन आप फील करते हो, और किसी को फील नहीं आ रहा है तो उसको कैसे समझाओगे? वो कह रहा है नहीं यार मेरा तो काम अच्छा चल रहा है, देन डेफिनेटली वी हैव सर्टेन डेटा के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ ट्रेंड्स हैं. और दूसरी डायमेंशन होगी कि प्री कोविड क्या था, पोस्ट कोविड क्या था. एंड देन अगेन डेफिनेटली व्हाट इज द पॉलिसी रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट. सी, आप में से जितने भी लोग हैं सब, ऑल ऑफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ पॉलिसी मेकर. आप पॉलिसी मेकिंग में ही सभी लोग जाना चाहते हैं. डेफिनेटली आप सबका एक स्पेशलाइज एरिया है. कोई क्लाइमेट चेंज में जा रहा है, कोई रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है, कोई रेगुलेटरी गवर्नेंस में जा रहा है, कोई ह्यूमन रिसोर्स में जा रहा है. तो आप भी पॉलिसी मेकिंग में ही जा रहे हैं, थोड़ा स्पेशलाइज एरिया में जा रहे हैं. बट अगेन, तो आपको गवर्नमेंट का भी पॉलिसी रिस्पॉन्स पे हमेशा ध्यान दीजिए. जितने भी प्रॉब्लम है उनका पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है, और उस पॉलिसी रिस्पॉन्स का फीडबैक क्या है. फीडबैक, दिस फीडबैक मैकेनिज्म, ये जितना एफिशिएंट होगा उतना और ज्यादा आप अपनी पॉलिसी को रिफॉर्म कर पाओगे. सी, पॉलिसी को रिफॉर्म करना इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कोई भी पॉलिसी परफेक्ट नहीं है. नो मैटर कि आप कितना भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन से पहले कितना भी आप पब्लिक फीडबैक ले लें, पब्लिक फीडबैक या स्टेक होल्डर्स का आप कितना भी फीडबैक ले लें, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कितनी आप उसमें एक्सपर्टाइज डाल दें, कुछ भी कर लें, उसमें कुछ लूप होल्स आएंगे ही, और वो आपको पता चलेंगे थ्रू दी फीडबैक मैकेनिज्म. तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या था, कैसे गवर्नमेंट ने उसे टैकल करा, एंड देन इसमें कुछ इश्यूज होंगे तो उनको हाईलाइट करेंगे, एंड फाइनली वे फॉरवर्ड क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा, कैसे इसको ठीक किया जाएगा. नाउ अगेन यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ऑल ऑफ यू आर स्पेशलाइज्ड. आप एक सेक्टर में स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं, बट आई गेस आप सभी लोगों को ये पता होगा कि 21st जो सेंचुरी का स्किल है, दैट इज, पहले आप देखिए अर्ली 20th सेंचुरी में जर्नलाइजेशन था, उसके बाद 1960s 70s के बाद स्पेशलाइजेशन आया, लोग स्पेशलिस्ट होने लगे. नाउ this 21st century, it is the age of specialization with generalization. Specialization with generalization. You should have a microscopic point of view of a situation, and on the other hand you should also a telescopic view of a situation. ये बहुत ही critical बात मैंने बोल दी है. You should also have a microscopic view of a issue, यानी कि you should be a specialized person. On the other hand, you should also have a telescopic view, a bird eye view भी होनी चाहिए. तो you should be specialist as well as journalist. Now, if you are thinking कि ये एक common सी आपको बात बता रहा हूँ, if you are thinking कि you will be specialized in climate change only by understanding climate change, that's a fallacy. क्योंकि climate change is also a response of economic policy, trade policy, politics. तो आप क्लाइमेट चेंज में तो स्पेशलाइज हो जाए, बट यू शुड आल्सो नो अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, पॉलिटिसाइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो नो मैटर एनी इशू, आप कुछ भी ले लो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिफेंस alone. You have to understand the economy also, you have to understand the psyche of the people also, and etc etc. So again ये क्योंकि ये सी
इकोनॉमिक स्लो डाउन इज लाइक कि इसको डील करने से पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट एवरीथिंग, वी हैव टू डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, या मैंने बहुत ही एक पूरी इकोनॉमी इसमें डिस्कस हो जाएगी। सो अगेन ये एक काइंड ऑफ अभी तक इंट्रोडक्शन ही था कि डिलीवरेबल्स क्या है आने वाले 45-50 मिनट्स में। सो अगेन बिफोर आई स्टार्ट, इफ यू गाइज वांट कि मैं किसी स्पेसिफिक डायमेंशन पे, सेक्टर पे ज्यादा से फोकस करूं, यू कैन आस्क, या कुछ बता सकते हैं आप। 30 सेकेंड का टाइम है, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एनीथिंग। आप में से अभी सारे नए स्टूडेंट ही या कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं? सर दोनों है, पुराने भी हैं नए भी हैं। ओके, सो दोज हु डू नॉट नो मी और जिनकी पहली क्लास है, माय नेम इज विकास नगर, आई एम विकास, और जीके की क्लासेस मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, सो आई गेस ज्यादातर बच्चों के कुछ ना उनको पूछना है ना बताना है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन। ओके, वॉइस क्वालिटी क्लियर है? एक बार फिर मुझे बताएं। यस सर। ओके, स्लो डाउन, और दूसरा आपका टर्म होता है रिसेशन। एक आपका टर्म होता है जीडीपी, और एक टर्म होता है जीडीपी ग्रोथ रेट। देखिए यहाँ पे अभी आप जितने भी लोग हैं, अगेन क्लास में आने का हमेशा मैं एक ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, क्योंकि आई हार्डली यूज पीपीटीज, मुझे लगता है ये ज्यादा पर्सनलाइज है, बट अगेन दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें, सिर्फ जो भी मैं बता रहा हूँ बिना समझे अगर आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें। आई विल ट्राई कि मैं कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन कर दूँ, सारा ना लिखूं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इन सब की डेफिनेशन गूगल भी करोगे तो मिल जाएगी, नॉट अ बिग डील यार। तो देख लेना, समझने पे ध्यान देना। सो व्हाट इज जीडीपी? किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन किस किस की होगी? या तो गुड्स की होगी या सर्विस की होगी। उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है, मार्केट जो भी उसकी वैल्यू है, उसे जीडीपी हम बोलते हैं। लाइक इंडिया में आप जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस करते हो, लाइक जितनी भी कारें प्रोड्यूस करते हो, आपने मशीन्स प्रोड्यूस किए हैं, आपने हाउसेस प्रोड्यूस किए हैं, जितनी भी सर्विस है, एजुकेशनल, हेल्थ, जो भी सारा मिला के आपने प्रोडक्शन की है, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है वो आपकी कंट्री की जीडीपी है। तो इंडिया की जो जीडीपी थी प्री कोविड, अभी इसी डेटा को यूज करना, प्री कोविड आपका फैब 2020 में इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आया था। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बहुत ऑथेंटिक होता है। आप अगर इसका कोई डेटा है, यू कैन कोट इन एनी इंटरव्यू और एनी डिस्कशन, एनी राइटिंग, कहीं पे भी लिख सकते हैं। इवन बहुत सारे एडिटोरियल अगर आप पढ़ते होंगे तो यू विल फाइंड कि बहुत सारे लोग रेफरेंस देते हैं इकोनॉमिक सर्वे का। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन की हो गई, $3 ट्रिलियन। अब कुछ लोग बोलेंगे रुपये में कन्वर्ट करो, अभी इसी में ही सुन लो, क्योंकि इंटरनेशनल कंपैरिजन तभी होता है। 3 ट्रिलियन की थी, हालांकि 2.8 बताया था, 2.8 ट्रिलियन की बताई थी वर्ल्ड बैंक ने। अब यू कैन से कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा नेशनलिस्ट हो रहा है, पैट्रियार्कल हो रहा है, तो यू कैन से दैट, बोल सकते हो, बट चलो फिर भी इतनी की। नाउ ये प्री कोविड है, और पोस्ट कोविड ये आपकी हो गई
पोस्ट कोविड हो गई, रफली एस्टिमेशन अगर आप देखेंगे तो 2.7 ट्रिलियन के आसपास बता रहे हैं। अगेन बहुत सारे वेरिएशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या बता रही हैं, कुछ अलग अलग बता रही हैं, बट फिर भी ये है, ये सिचुएशन है। तो 2.7 ट्रिलियन। ओके, नाउ अब ये बहुत बेसिक है, पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ। यूएस की अगर आप देखेंगे जीडीपी तो ऑलमोस्ट 22 ट्रिलियन की है। चाइना की अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14 ट्रिलियन है। जापान आपका 5 ट्रिलियन है। जर्मनी आपका 4.4 ट्रिलियन। और फिर इंडिया आ जाता है, हम आ जाते हैं कितने पे, 3 ट्रिलियन पे प्री कोविड। तो ये था। नाउ दिस इज जीडीपी। नाउ व्हाट इज जीडीपी ग्रोथ रेट? अब हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की थी, अब तो कोविड आ गया, बट चलो कोविड नहीं होता है, 3.3 की हो गई, तो देयर इज अ ग्रोथ रेट ऑफ 10%। तो आपकी देश की जो प्रोडक्शन है वो किस रेट से ग्रो हो रही है उसको बोलते हैं ग्रोथ। अगर आप इसमें इंडिया के एग्जांपल लेंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स बता रहा हूँ, सो दैट आप अगर कहीं अपना कोई पॉइंट प्रेजेंट करें, कोई व्यू प्रेजेंट करें, तो आप अपनी बात को किसी एग्जांपल के द्वारा, किसी डेटा के द्वारा सपोर्ट कर पाए। इट्स नॉट अबाउट कि आप वेग वे में, नो, आप बहुत वेग वे में बोल रहे हैं। इंडिया में एक कल्चर ही ऐसी, यहाँ पे इस पॉइंट को समझना, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे, वहां पे जितनी भी आपकी सोशल साइंसेज ही मैं इन्हें बोलूंगा, उनकी आर्ग्यूमेंट कैसे चलती है। अगर मैंने बोला ना कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है एक आर्टिकल में, तो उसके ऊपर मुझे यहाँ पे इसका सोर्स लिखना पड़ेगा। एंड आई विल से कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग, यहाँ पे भी सोर्स बताना पड़ेगा। इंडिया इज वेरी एफिशिएंट इन टेक्सटाइल, यहाँ पे भी सोर्स बताना पड़ेगा। तो मेरी जो भी एक स्टेटमेंट होगी उसके पीछे एक सोर्स होगा। इंडिया में क्या वेगली बोलते जाते हैं कि नहीं मोदी अच्छा काम कर रहा है, दूसरा बोल रहा है नहीं मोदी तो खराब है, दोनों आपस में ही लड़के मरने को तैयार है। लाइक ट्विटर, सोशल मीडिया पे जो होती है, फैक्चुअली कोई नहीं खेलता है। सो वहां पे अगर आप सारी एडिटोरियल पढ़ेंगे, बुक देखेंगे, तो सारा रेफरेंस बेस्ड पे चलता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, कल्चर नहीं है, होता है अगर आप बहुत ऑथेंटिक एकेडमिक कुछ रिसर्च पढ़ रहे हैं, पर ठीक है। अब देखिए इंडिया में जो हमारे ग्रोथ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको पूरी जर्नी बता दी है। इंडिया में अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो भाई हमारा 1950 से 1991 से पहले हमारा था 4 से 5% एवरेज, 4 से 5% था। ग्रो नहीं करते थे क्योंकि ये सारा का सारा सोशलिस्ट था, सारी चीजें सरकारी होती थी, प्राइवेट कुछ था नहीं, इनोवेशन था नहीं। अब अगेन स्टार मार्क है, बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, बट यही बताना है अभी। उसके बाद 1991 में हमने कर दिया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसका इफेक्ट ये हुआ। अगर आप 1995-6 से देखेंगे और 2003 तक अगर आप देखेंगे तो हमारा ग्रोथ रेट 6-7% था एवरेज। 1991 में तो रिफॉर्म किया था, 1-2 साल इंप्लीमेंट करने में लगे, तो इसलिए मैंने 2-3 साल का बीच में गैप लिया। और उसके बाद अगर आप देखें जो गोल्डन पीरियड था 2003 से लेके 2008 का, इसमें तो हमारा 9 to 10% ग्रोथ रेट। 10 पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, उसको लेके कुछ वेरिएशन है, बट 9 तो पक्का है। हाईएस्ट एवर ग्रोथ रेट था 9%। उसके बाद फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, हमारा ग्रोथ रेट चला गया आपका, कम हो गया था, 3.1 हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा बढ़ा, 2008 से लेके 2013 तक गवर्नमेंट ने अच्छा खासा इकोनॉमी कैश पंप किया, और यहाँ तक सही रहा। बट इस बीच में एक ट्रेंड आपको बता रहा हूँ, इस बीच में ग्रोथ रेट तो हाई रहा, हाई ग्रोथ रेट रहा, बट हाई इन्फ्लेशन भी रही। और ये वही टाइम था, इसी रेंज में हमारे देश में जो इन्फ्लेशन थी वो डबल डिजिट थी। ठीक है, फिर आपके भाई 2014 में मोदी जी आ गए, उन्होंने बोला मैं ये वे सब कुछ कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। 2014 से लेके 16 तक ऑलमोस्ट ग्रोथ रेट आपका 7% पहुंच गया, 7%। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, कोई बताएगा ईयर? 2016। वेरी गुड। मंथ कौन सा था? नवंबर।
नवंबर। गुड, सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। सो एक्चुअली पढ़ाने के साथ खाना भी खा रहा हूँ। मेरा खाना खाने के टाइम में बहुत दिन से क्लासेस नहीं ले रहा था, तो आदत नहीं थी। ओके, सो नाउ नवंबर आपका डिमोनेटाइजेशन हो गया, और उसके बाद एक तो 2016 में आपका डिमोनेटाइजेशन हो गया। डिमोनेट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब 2016 से लेके अब तक हमारे देश की ग्रोथ रेट कभी ऊपर गई नहीं, एक के बाद एक शॉक लगते गए। नाउ व्हेन आई एम सेइंग शॉक, इसका मतलब ये नहीं है कि पेन है, दैट में ऑल्सो बी गुड, अच्छे के लिए भी है, बट शॉर्ट टर्म के लिए तो पेन है ही। डिमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद जीएसटी कब आया बताओ? 18 नो, जुलाई 17। यस, मोदी जी बहुत एम्बिशियस है। तो जीएसटी आ गया 2017 में, अगेन डबल शॉक, डबल शॉक। अच्छा, यहाँ पे एक और भी इशू हुआ इस बीच में। देखो सी, मैं ये जो आपका बिल्कुल एक आप समझ रहे हो ना मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, बेसिक से एक ऑल ओवर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता ले जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 2019 में बोले, अब आपको एक पूरा आइडिया है। समझ पा रहे हो ना मैं जैसे बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है ना जान के? अगर जाना नहीं होगा तो पता होगा तो इट्स ओके, बहुत कॉमन सेंस है, यू शुड नो दैट, पता होना चाहिए तो ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पैक्ट हुआ 2014 से 16 के बीच में। देखो मोदी जी आए बहुत एम्बिशियस होके, और पहली जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें एक एसआईटी बैठा दी कि ब्लैक मनी पे काम करेगी। ब्लैक मनी, काला धन, ये वही वाला काला धन है जो बाबा रामदेव बोल रहे थे ना वापस आएगा। एक बड़ा अच्छा मीम था, साइकिल पे बाइसिकल पे बाबा रामदेव जा रहे थे काला धन लेने। तो सीबीआई कैबिनेट की मीटिंग हुई, ब्लैक मनी, और पूरा इन्होंने इतना एक ऐसा फोबिया क्रिएट कर दिया कि लाइक सारे करप्शन वालों को हम पकड़ेंगे। इससे हुआ गया, बैंकों में लेंडिंग स्टॉप हो गई, लैंडिंग स्टॉप हो गई। यहाँ पे अब मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, इसको आप यूज कर सकते हो। इवन सीबीआई के पुराने जो लोन दिए थे उन पे इन्वेस्टिगेशन होने लगी। बैंकर्स के पास, बहुत सारे जो बैंकर्स के पास सीबीआई ने रेड मारनी स्टार्ट कर दी। डेफिनेटली बहुत सारे फ्रॉड भी हुए थे। सर मुझे नहीं समझ आया वो लैंडिंग क्यों स्टॉप हो गई, बिकॉज ये ब्लैक मनी के इस पे। आ गया, मैं 20 सेकंड का टाइम दीजिए, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया जस्ट 1 सेकंड।
हेलो गाइस, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? Yes, sir. Yes, sir. सो मेरा वो भी गायब हो गया। सो क्या क्वेश्चन था, या पहले चलो मैं आ रहा हूँ, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं, ठीक है? Okay. या यू मे आस्क, अगर है तो आप जो भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं। सर आपने बोला कि ब्लैक मनी के लिए मोदी जी ने बोला था SIT ही फॉर्म किया, तो उससे लेंडिंग स्टॉप हो गया। ओके ओके ओके, क्यों, मैं मतलब बताता हूँ। क्या कोरिलेशन था, नहीं समझ आया मुझे। ओके, सो अभी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, एक थोड़ा सा मेरी बात ध्यान में रखें कि जिन बच्चों का अभी इंटरव्यू देना है, और या जिनको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है या कुछ लिखना भी है, तो वो बच्चे थोड़ा सा क्रिटिकल रहे। क्रिटिकल का मतलब है कि दे शुड बिकम अ थिंकिंग क्रिएचर। व्हाट आई एम सेइंग कि उस टाइम पे ये हुआ, तो यू शुड हैव अ रीजन ओपिनियन अबाउट दैट कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ इसलिए नहीं मानना है, क्योंकि मैंने कुछ बोला, आपको लॉजिक बताया, आपको आर्ग्यूमेंट दी। आप, क्योंकि होता यह है कि जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में आपने ये स्टेटमेंट अगर पास की है और उन व्यक्तियों ने काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया और आपको नहीं पता है, तो फिर आप गए। तो आप जो भी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं या जो भी आप चीजें बोल रहे हैं, वो इंटरनलाइज होनी चाहिए। वो इंटरनलाइज तभी होंगी, वो अंदर से तभी निकलेंगे जब आपको सारी स्टोरी पता हो। सो जैसा इस बच्चे ने डाउट पूछा है, तो आप यहाँ पे पूरा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले। हमें ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ रहे, कई बच्चे शर्म के बारे नहीं पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, सारी चीजें पूछनी है। ओके, तो मैं भी इन पे आ रहा हूँ। पहले जस्ट मैं इस कहानी को खत्म कर रहा हूँ, इनके मैं डाउट पे आ रहा हूँ। अगेन, अभी जो नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, कुछ ऐसा मैंने बोला था जो आपको समझ में ना आया हो? ये जितना लिख रहा है वो सारा क्लियर है ना? यस सर। हेलो, ओके। सो अब ये जो 2014-16 का टाइम था ना, इस टाइम पे क्या हुआ, सीबीआई इन्होंने, सॉरी, पहली कैबिनेट की मीटिंग में एसआईटी बैठा दी ब्लैक मनी पे, क्योंकि दैट वाज द मेजर सी करप्शन। करप्शन एक मेजर थीम था उस टाइम पे इलेक्शन का, कि करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सरकार को पहली मीटिंग में कुछ करना ही था। इंटेंशन भी हो सकती है, उसको हम डाउट नहीं करेंगे। तो इससे हुआ ये, एसआईटी का गठन हो गया और भी बहुत सारी स्टेप उठाई, तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया, और कुछ 2-3 केस में सीबीआई ने रेड मार दी बैंकर्स के यहाँ। तो हमारे देश में क्या हुआ, सी बैंकर जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकिंग काम है। तो जब भी वो किसी को लेंडिंग करते हैं, अब चाहे ये प्राइवेट सेक्टर में हो, अब प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो गवर्नमेंट को कोई नहीं है, बस ये है कि कोई आपने रूल वायलेट ना किया हो, अदरवाइज किसी को भी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये बैंकर प्राइवेट सेक्टर बैंक से हैं तो, और इंडिया में सर एक चीज ध्यान रखना, आज भी 75% जो लैंडिंग होती है टोटल लैंडिंग का, वो सरकारी बैंकों के द्वारा होती है। यानी कि जितनी भी लैंडिंग होती है, सरकारी बैंक 75% करते हैं, और इसमें डिसीजन कौन लेता है? बैंकिंग ऑफिशियल्स डिसीजन लेते हैं, बैंकिंग ऑफिशियल डिसीजन लेते हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जब इनको एक रिस्की डिसीजन लेना हो, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई आपका नेक्सस हो, कोई करप्शन हुआ हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही एक एक दो बैंकों के पास सही केस में सीबीआई पहुंच गई, जितने भी हमारे बैंकर थे ये रिस्क अवर्स हो गए, रिस्क अवर्स हो गए कि सर हम लैंड ही नहीं कर रहे, कोई हमसे आएगा ना 100% सेटिस्फाई होंगे तो फाइल आगे बढ़ाएंगे, वरना हम लोन ही नहीं दे रहे, पता चले हमको भी जेल जाना पड़े। इवन ये निर्मला सीतारमन का भी, जो हमारी उस टाइम पे अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला था 17 में बोला हो कि सी सारे बैंकर्स ऐसे नहीं है। तो क्योंकि जब यहाँ पे सीबीआई के छापा डाला था, तो बहुत सारे बैंकों ने लेंडिंग ही करनी बंद कर दी। अब ये हर बात को फाइनेंस मिनिस्टर तो बोलेंगे नहीं, 1000 फाइलों की सबको पास करो, डिसीजन तो उनको ही लेना पड़ेगा, लेकिन ये रिस्क अवर्स हो गए। एंड इवन ये सिर्फ इनके बारे में नहीं है, ब्यूरोक्रेट के बारे में है, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी है। हमारे ब्यूरोक्रेटों ने रिस्क लेना छोड़ दिया था सर। एक जो कोल ब्लॉक एलोकेशन हुआ था, वहां पे कोल सेक्रेटरी थे, उनका कोई कुछ भी दोष नहीं था, क्योंकि आपको बहुत सारे रिस्की डिसीजन लेने होते हैं, आपको साइड ए और साइड बी में से एक डिसीजन लेना है। तो कई बार ऐसा हो सकता है आपने ये डिसीजन लिया, दे विल से ये क्यों नहीं लिया। इंडिया तो नॉइजी डेमोक्रेसी है, तो फिर सरकार को भी लेना पड़ता है। तो
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि लैंडिंग कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो इसका भी एक मेजर इम्पैक्ट हुआ। अब आइए 2018 में फिर ये आपका जीएसटी हो गया, उसके बाद फाइनली चलते चलते अब क्या हुआ कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर था 2019 से 2020, इसका हमारा जो ग्रोथ रेट है दैट इज आई गेस 4.1 था, ओनली 4.1, और ये आपका लोएस्ट था सिंस 2008। 2008 में कितना मैंने बताया, 2008 में कितना था, ये रहा 3 पॉइंट समथिंग था, उसके बाद से ग्रोथ रेट ज्यादा ही था। और ये 2020 मैंने इसलिए बताया क्योंकि जितने भी लॉकडाउन लगे हैं 22-23 मार्च के बाद लगा है, तो लॉकडाउन का इफेक्ट अप्रैल से ही आया है, मार्च के 5-6 दिन का मान लो, वरना नहीं है। तो जो हमारे देश में स्लो डाउन था। नाउ अब आ जाते हैं, अब आप सभी लोग क्लियर है व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी ग्रोथ रेट, व्हाट इज स्लो डाउन। पहले आपका ग्रोथ रेट था 8%, फिर हो गया 7% या कम हो गया, आप 4% के रेट से ग्रो कर रहे हैं या 2% के रेट से ग्रो कर रहे हैं। सी यू आर स्टिल ग्रोइंग बट द पेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो, पेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो, इसको बोलते हैं स्लो डाउन। क्या स्लो डाउन अच्छा है? बिल्कुल नहीं है सर, हम तो नहीं चाहते। बट क्या स्लो डाउन ये बता रहा है कि इंडिया ग्रो ही नहीं कर रहा? नहीं सर, कर रहा है, बट जो रेट है वो कम है। नाउ व्हाट इज रिसेशन? अब रिसेशन की एक टेक्निकल डिफाइनेशन समझ लेना। कोई भी देश, नॉर्मली डेटा हम ईयरली लेते हैं, एक ईयर को हम डिवाइड करते हैं क्वार्टर्स में, 4 क्वार्टर बनते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो कोई भी अगर देश लगातार 2 क्वार्टर तक Q1 प्लस Q2 महीने में देखोगे तो 6 महीने तक अगर उसका ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, तो उसको रिसेशन बोलते हैं। अब ये वाली डिफाइनेशन बच्चों को क्लियर है तो बताओ, इस वाली डिफाइनेशन तक आपको कोई डाउट है तो बताओ। यू आर सेइंग रिसेशन इज क्वार्टर वाइज आपका ग्रोथ रेट जो है नो 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 नेगेटिव। नो 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 नो, व्हाट आई एम सेइंग कि आप डिक्लेयर कैसे करोगे एक देश रिसेशन में है, जब वो मिनिमम 6 महीने तक रिसेशन में है, उसके बाद वो फर्दर 1 साल तक रह सकता है, 2 साल तक रह सकता है। आप उसको डिक्लेयर कितने मिनिमम टाइम पे करोगे? तो नॉर्मली 2 क्वार्टर हम मानते हैं, या क्वार्टर छोड़ो आप 6 महीने मानो। कोई भी अगर देश का ग्रोथ रेट 6 महीने में नेगेटिव में चला गया है तो उसको रिसेशन में हम बोलते हैं कि वो देश रिसेशन में है। अब ये चारों टर्म क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ फाउंडेशन था, असली इशू हम अब डिस्कस करेंगे। या सो आपने जैसे कहा कि ऑफ कोर्स स्लो डाउन इज नॉट गुड, कि इवेंचुअली चीजें स्लो हो रही हैं, बट मे बी जैसे देयर इज अ सिचुएशन लेट्स से कोविड इटसेल्फ, राइट, तो उसमें भी आप ग्रो कर रहे हो बट यू नो इट्स स्लो डाउन, isn't it still a positive thing? सी डेफिनेटली चाइना का ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू चाइना, I do not believe in that particular statistics, but again, as per China, the growth rate of China is 2%. तो पूरी दुनिया पहले चाइना का ग्रोथ रेट 6-7% था, लेकिन ड्यू टू कोविड उसका ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो गया, 2% पे आ गया। तो इट्स गुड, डेफिनेटली इट्स गुड। सी all these things are relative. ये आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस देखनी होती है कि आप कंपैरिजन टू वर्ल्ड आप कितना ग्रो कर रहे हैं, कंपैरिजन टू योर पीयर्स आप कितना ग्रो कर रहे हैं। ओके, सो आई होप अब ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। पूरी मैंने आपको एक हिस्ट्री बता दी, टेक्निकल क्लियर बता दिया। अब आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं सर एक चीज, हाँ सर 2019 में इतना कैसे कम हो गया था ग्रोथ रेट एकदम से? देखो तो सही, आपको बताया ना इरा, डिमोनेटाइजेशन। तो इन सब का इम्पैक्ट मतलब आप कह रहे हैं 2019 में ज्यादा फील हुआ? इसका इम्पैक्ट तो इसने फंडामेंटली इकोनॉमी को लंबे समय, इवन आज भी जो हम बोलते हैं ना, नवंबर 2016 से पहले ऑलमोस्ट 7% ग्रोथ रेट था,
16 के बाद आया डिमोनेटाइजेशन ने 2-3 महीने के लिए स्लो कर दिया इकोनॉमी को, पूरी परचेजिंग पावर ठप थी। उसके बाद जीएसटी आया, बिजनेस मूवमेंट पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, हर एक कंपनी को जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ा। अगर आप ट्रेड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हो, आपको ई-वेज की स्लिप चाहिए जो मिल नहीं रही थी, सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ, बहुत सारे इशू हुए। तो इन दोनों मेजर इवेंट ने आपकी ग्रोथ को स्लो कर दिया। जो 7% था वो फिर कम होके 4-5% आ गया। इन दोनों ईयर में हमारा ग्रोथ रेट 5-5.5% है, 17 में भी 18 में भी। तो अगर आप एक मैप देखेंगे हमारी ग्रोथ का, तो यहाँ पे था 70, यहाँ पे था 2000 डीमोनेटाइजेशन से पहले 7%, उससे अगर आप कंटिन्यूअसली देखेंगे प्री कोविड तक ये कम होता जा रहा है, यानी कि कुछ तो रीजन है ना। कोविड से पहले से ही ऐसे अगर आप देख, चलो मैं आपको मैप ये गूगल सर्च करके आप फिर डिस्कस कर लेना। आप लोग मेरी ये गूगल सर्च देख पा रहे हैं? यस सर। देखो यहाँ पे आप देखो तो ये पता नहीं डेटा मैंने रैंडमली सर्च किया है, बट ये आई डो नॉट नो क्वार्टरली दिखा रहा है, क्योंकि 10% कभी हम ऑफिशियली ग्रो ही नहीं करें, बट जस्ट ट्रेंड को समझो। यहाँ मैंने आपको बताया कि इंडिया की देखो ग्रोथ रेट यहाँ अच्छा था, और 2012-13 तक फिर ये कम हो गया, उसके बाद फिर ये ऊपर गया 12-13-14, फिर ये ऊपर गया 15-16, और इससे पहले आप देखो जस्ट 16 में देखो, 16 के बाद फिर ये नीचे गया, और उसके बाद फिर नीचे गया। 2019 में आप देखो तो ये पीछे ये डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रहा है बिफोर कोविड। ठीक है, ओके सर। ओके, बाकी कोई कुछ पूछना चाहता है? एनी अदर क्वेरीज? सो आ जाते हैं अब इस पे जो मेन हमारा था मुद्दा, मेन टॉपिक था। ओके, सो लाइक अब ये जो स्लो डाउन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक बच्चा वो बोलेगा स्लो डाउन क्यों है, वो सारा भांडा कोविड पे ही फोड़ देगा, कुछ और बोलेगा ही नहीं। कोविड ने ये कर दिया, वो कर दिया, बस और कुछ निकलेगा ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप भी ट्रैप में फंसे। यू शुड हैव a mature and a holistic understanding about this topic. So slow down को हम डिवाइड करते हैं, that may be cyclic. साइक्लिक होता है, लाइक कभी भी कोई भी देश ऐसे ग्रो नहीं करता है कि वो ऊपर ही। आप सभी लोग सुन रहे हैं मुझे? हेलो? यस सर। ओके, क्वेश्चन पूछते रहा करें, इंटरेक्ट करते रहा करें थोड़ा। सो एक होता है साइकिल, कोई भी देश ऐसे ग्रो नहीं करता है, ये ग्रोथ की साइकिल है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ही चलता है। तो साइक्लिक होता है। दूसरा होता है कि स्लो डाउन इसलिए आया है, स्ट्रक्चरल इशू है। आपकी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो आपका बेसिक ग्रोथ का वे है, उसी में ही कुछ इशू है, आपको उसको चेंज करना है। स्ट्रक्चरल कैसे हो सकता है कि आपके आपको रिफॉर्म की जरूरत है, आउटडेटेड आपकी टेक्नोलॉजी हो गई है, आउटडेटेड आपके वेज हो गए इकोनॉमिक परफॉर्म करने के, तो उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और आपकी डेमोग्राफी में कोई चेंज आया है, लाइक इन केस ऑफ जापान। आप में सभी लोगों को पता है कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि 1997 में जापान की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन थी, और 2020 में भी जापान की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन है, और इसको बोलते हैं 2 लॉस्ट डेकेड। ये पता था किसी को? हम तो अभी भी 5 ट्रिलियन नहीं बन पाए हैं, जापान 1997 में था।
बट अब जापान का वो 4 नहीं रहा, उस टाइम पे 5 ट्रिलियन तो बहुत था, अभी भी बहुत है, बट चलो। तो स्ट्रक्चरल में आपकी डेमोग्राफी में कोई इशू है भाई आपके, या कोई डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजी आ गई? सर तो ये स्ट्रक्चरल स्लो डाउन था जापान का। सी जापान में इसके कई सारे रीजन है, बट डेफिनेटली जापान के स्ट्रक्चर में इशू है। उसको आप साइक्लिक नहीं बोलोगे, वरना वो साइकिल 20 साल में तो पूरी हो जाती। सही, इसमें मैं बहुत अच्छा खासा डिस्कस कर सकता हूँ। आपने देखा है, आप सभी लोग, मैं मान रहा हूँ कि आपकी डीओबी अर्ली 20s की होगी या लेट 90s की होगी। आपने देखा होगा ना बचपन में जापानीज रोबोटिक्स हमें दिखते थे, जापानीज बड़ा हाईटेक दिखता था। आपने मीडिया में देखा होगा, कहीं पे कुछ भी टीवी शोज में आता था जापान के द्वारा बनाए गए रोबोटिक्स वगैरह। जापान बहुत हाईटेक था। बट आप इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली एज में देखेंगे तो जापान की तरफ से कुछ इनोवेशन नहीं आया है। फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, एप्पल, स्पेसएक्स कहाँ है? उबर नहीं है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाला कुछ जापान से निकल के नहीं आया। बहुत सारे रीजन है उसके, कभी मेरे से डिटेल में पूछो तो बताना, भी मेन इसकी तरफ आता है। तो स्ट्रक्चर हो सकता है आउटडेटेड, आपके टेक्नोलॉजी है, आउटडेटेड सिस्टम है, उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। डेमोग्राफी में कुछ हो गया, ये मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। कोई नई टेक्नोलॉजी आगे डिस्ट्रप्शन। हमारे देश में मेनली बहुत सारी चीजें आउटडेटेड है, लाइक लेबर सिस्टम आउटडेटेड है, एग्रीकल्चर की ट्रेड आउटडेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, मोनोपोलीज है आज भी, मोनोपोली है आज भी, लाइक रेलवे। आज भी लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं, लाइक एयर इंडिया। आज भी लैंड खरीदना डिफिकल्ट है, लैंड रिफॉर्म नहीं है, लैंड खरीदना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है। पॉपुलेशन पे आप देखो कहां कंट्रोल है। पॉपुलेशन को भी हम ऐसे ही बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अभी तो डिस्कशन भी नहीं है सर। कैन यू इमेजिन कि अभी हमारी पॉपुलेशन 138 करोड़ हो गई है, 2027 तक चाइना को सरपास कर देंगे, और अभी तक हमारे देश में एक मेजर डिस्कशन भी नहीं है। कम से कम लेट्स डिस्कस द इशू। किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा भी नहीं है। तो ये सारी चीजें थी। अब हमारे जो रीजन थे वो मैं बताऊंगा, जस्ट आपको बता रहा हूँ। साइक्लिक है कि भैया नीचे आए, ये अपने आप ऊपर होगा, गवर्नमेंट बस खर्चा बढ़ा देती है। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि सी साइक्लिक इज लाइक कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, डेली 10 घंटे नहीं पढ़ेगा, किस दिन कम पढ़ेगा, ऐसे है। स्ट्रक्चरल का मतलब तुम इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें फंडामेंटल इश्यूज है, तुम सोशल मीडिया पे टाइम देते हो, ठीक है ना, तुम्हारा बाकी जगह इंटरेस्ट ज्यादा है, तो वो आपको एड्रेस करना पड़ेगा। ये तो हो जाएगा ठीक, इसमें आपको स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। और होता क्या है, ये स्टेप्स लेनी डिफिकल्ट होती हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसलिए यहां से समझो इंडिया वर्सेस चाइना। ऑटोक्रेटिक सेटअप है, इंडिया डेमोक्रेटिक सेटअप है। हमारा जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट था वो भी 9% गया है, हाईएस्ट एवर। चाइना का अपने टाइम में हाईएस्ट ग्रोथ रेट 15% गया था, 15। एक डेमोक्रेटिक कंट्री सोच भी नहीं सकती कि 15% ग्रोथ रेट जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोक्रेटिक सेटअप। जो बोला है डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाएगा। लैंड चाहिए ले लो। जापान में मुझे याद है, चाइना में 2014 में एक लैंड पूरे पार्सल के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था, उसके लिए 16,000 विलेजेस को डिस्प्लेस करना था। ऑर्डर साइन हुआ, हो गया। हमारे यहाँ देखो, अब लक्षद्वीप को डेवलप करने जा रहे हैं। डेफिनेटली जब डेवलप करोगे थोड़ी सी इकोलॉजी जाएगी, लोगों के राइट्स वायलेट होंगे, होगा, बट आप इसको करके देखो, कोई नहीं करेगा, कांग्रेस भी नहीं करने देगी। अब उनसे पूछो कि आपने पिछले 70 सालों में मालदीव जैसा क्यों नहीं बना दिया, नहीं बना पाए, लेकिन कोई कुछ करेगा तो डेमोक्रेटिक। और ये नहीं है, कल को कांग्रेस करती, बीजेपी वाले भी सेम करते। इट्स नॉट अ पार्टी स्पेसिफिक थिंग, इट्स अ कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक थिंग, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी ऐसे ही नॉइजी होगा। सरकार कल को बोलेगी ये रिफॉर्म। आप देखो जेवर का ये जो एयरपोर्ट बना है, इसमें लगभग 6 से 3 साल तो अभी लग गए हमारे सामने, लैंड ही एक्वायर नहीं होके देखी, अब जाके हुई है।
तो ये डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है डेमोक्रेसी में, ऑटोक्रेसी में नहीं होती, इसलिए 15% ग्रोथ रेट। और एक आपकी इमेज भी अच्छे से मेंटेन हो जाती है, नेगेटिव मीडिया यूएस इज आल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यूएस का आप ग्रोथ रेट बताइए ना कितना है। चलो वो तो डेवलप हो गया, बट सुनिए, हाँ सुनिए बता रहा हूँ, यूएस ने ये जितनी भी सारी चीजें की थी, एक होता है नॉइजी डेमोक्रेसी, एक होता है मैच्योर डेमोक्रेसी। यूएस जब इंडस्ट्रियलाइज हुआ था तब वो इतना मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं था। इवन यूएस में ब्लैक लोगों को वोटिंग का राइट कब मिला है, वुमेन को वोटिंग का राइट कब मिला है, ये स्टार्टिंग से नहीं मिला है। तो यूएस की डेमोक्रेसी जो आप 2021 में देखते हो ऐसी 1950 में नहीं थी। तो यूएस जब डेमोक्रेटिक हो रहा था उस टाइम पे ऐसी डेमोक्रेसी नहीं था जैसा आज। चलो ठीक है, वो दूसरा इशू है। अब मुझे ये मेरी यहाँ पे हमेशा से जो भी मैं पढ़ाता हूँ, एक अगेन ये अप्रोच होती है और यही आप सबकी भी होनी चाहिए, माइक्रोस्कोपिक वर्सेस एंड प्लस टेलीस्कोपिक व्यू, स्पेशलाइज्ड वर्सेस जर्नलिस्ट। अभी जो हमारा स्पेशलाइज्ड टॉपिक है वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको आपको कनेक्ट भी कर रहा हूँ, हाउ अ डेमोक्रेसी ग्रोज और हाउ अ ऑटोक्रेसी और वन पार्टी सिस्टम ग्रोज। डेमोक्रेसी में ग्रोथ रेट कम होता है, सेटिस्फैक्शन अच्छा होता है। अगेन वो पॉलिटिकल डिबेट है, कभी उस पर भी आएंगे। तो अब आ जाओ, अभी तक हम मेन थीम पे अब पहुंचे हैं। चलो आइए, अब मेरे पास 9:27 हो रहे हैं, अगला आधा घंटा है। चलो एक चीज जी बताइए। जब आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल इशू होता है, मतलब इशू है, प्रॉब्लम है, उसमें लेबर मार्केट कैसे कंट्रीब्यूट करता है, एक थोड़ा सा बता पाएंगे आप? हम लोग के जो लेबर मार्केट है उसमें जो इश्यूज हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ लेबर मार्केट कैसे काम कर पाता है। क्या इस पे लेबर रिफॉर्म पे क्लास ही रख लेंगे ना? ठीक है चलो ठीक है। अभी क्या है सर, ये जी बताइए। हाँ मतलब थोड़ा लेट हो गया शायद मैं ये पूछने में, बट मेरे को ये शुरुआत से डाउट था कि जब हम जीडीपी में बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज हैं और उनका जो मार्केट वैल्यू है वो जीडीपी है, तो पहली बात तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस तो जैसे डिसाइड कौन करता है, और ऐसी इनफॉर्मल सर्विसेज और इनफॉर्मल गुड्स तो इंडिया में इतने सारे हैं, तो वो क्या काउंट होते हैं क्या? होता क्या है देखो, सबसे पहली बात, एक प्रैक्टिकली आदमी बोलेगा कि क्या बोलोगे कि आपने जो ठेली पे गोलगप्पे खाए वो जीडीपी में काउंट हुए होंगे या नहीं? बिना पढ़े कॉमन सेंस से बताओ मुझे, क्या लगता है? मतलब हुए होंगे सर, क्योंकि हाँ कहीं ठीक ना है, कहीं बस ये हाँ ठीक है यही बस मैं पूछना चाह रहा था। देखो काउंट तो होते हैं। नॉर्मल क्या होता है ना, जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, तुमने पढ़ा होगा, वैल्यू एडिशन होता है, इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है। डेवलप कंट्री सारा का सारा उनका डेटा फॉर्मल होता है, तो वो सारा हिसाब एक्सपेंडिचर मेथड से लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ सेक्टर में जहां पे डेटा अच्छा है एक्सपेंडिचर से लगाएंगे, जहां पे डेटा अच्छा नहीं है इनकम मेथड को लगाओ, जहां पे अच्छा डेटा है वैल्यू एडिशन को लगाओ, जहां पे डेटा खराब है एक्सपेंडिचर मेथड को लगाओ। तो हम इन तीनों मेथड को मिला जुला के यूज करके प्रॉक्सी लगा के तब जीडीपी की कैलकुलेशन पे आते हैं। क्या वो 100% एक्यूरेट है? नो। चलो यहाँ पे अब मैं तुम्हें ना एक वो बताऊंगा, ये एक जस्ट सरकास्टिक कमेंट था, ये मारा था अरविंद सुब्रमण्यम में। अरविंद सुब्रमण्यम के बारे में आप समझते हो, सुना है ना? यस सर। He was the I guess friend and इनके वो थे रघुराम राजन के साथ इन्होंने कई रिसर्च पे काम किया था। He was saying कि अगर आप यूएस जैसी डेवलप कंट्रीज में जाते हो, बिकॉज जीडीपी कैलकुलेशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, यू कैन नॉट से कि आप किसी भी देश की 100% जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट की हो आप उनको कैलकुलेट करके ऐड कर लें। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, दो नेबरिंग कंट्री है, दो नेबरिंग फैमिली है, इस बच्चे ने इस टीचर ने जाके यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाया और फी कैश में ले ली, सो दैट्स अ सर्विस, वो आपके देश में प्रोड्यूस हुई है, बट शायद वो कैलकुलेट ना हुई है। सो जीडीपी को अगर कोई ये बोले ना कि एक्यूरेटली इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, यू कैन से कि हमारे देश में टोटल इस साल 12 लाख कारें बनी,
तो वो डेटा तुम्हें मिल जाएगा, ऑडी डेटा दे देगी, मर्सिडीज दे देगी, एक्यूरेट है, उसमें आप शायद बता सकते हैं, बट यू कैन नॉट से कि मेरे देश में आज क्या कहते हैं कि 1 करोड़ पराठे बने हैं, यू कैन नॉट से। हल्दीराम वाले का डेटा मिल जाएगा, लेकिन शायद बहुत सारा डेटा ना मिले। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि आप 100% एक्यूरेट डेटा पे नहीं पहुंच पाते। तो ही वाज सेइंग कि यूएस में अगर आप जीडीपी ग्रोथ का डेटा लेते हो तो दे विल से कि हमारी ग्रोथ है 2.1 से 2.2%, तो वो इतना मार्जिन रखते हैं। उसने बोला इतनी डेवलप कंट्री होने के बावजूद भी, सी इंडिया वाले विल से कि हमारा ग्रोथ रेट है 7.6%। वो बोल रहा है कि 7.6% बोल के ही तुमने ब्लंडर कर दिया कि तुमने इतना एक्यूरेट बता दिया। बट हमारे एनएसएसओ वाले यहाँ पे नहीं रुकते हैं, दे विल से कि हमारा ग्रोथ रेट है 7.68%। लो आप 2 डिजिट आगे पहुंच गए। अभी बात समझ में ही नहीं आई? आ गया सर। तो अब ये इतना प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अब कोई उनसे जाके पूछे कि यूएस वाले भी एक वो लेके चलते हैं, एक बैंड लेके चलते हैं, बैंड लेके चलते हैं यूएस वाले भी, और हमारे वाले तो भैया बिल्कुल एक्यूरेटली बोल रहे हैं। इट्स लाइक कि कोई ये प्रिडिक्ट करे कि भाई आज से मैं 15 साल के बाद मैं डेली क्या कहते हैं कि मैं डेली 3 किलोमीटर 300 मीटर 125 फीट की साइकिलिंग किया करूंगा, इतना माइक्रोस्कोपिक जाके। तो ये ऐसा ही है, बट अगेन छोड़ो। ओके सो अब देखो, मैं रावलपिंडी एक्सप्रेस बनाने वाला हूँ, एकदम जल्दी जल्दी से पढ़ा के कॉन्सेप्ट आपको बेसिक सारा बताई दिया। अब किसी और को कोई और डाउट पूछना है तो बताओ, बताइए सर। ओके चलो ठीक है, अब मैं ये सारा आपको अब यहाँ पे बस अब सुनते जाना, और सारा मैंने आपको बताई दिया है। सो कॉज नंबर 1, और ये सारे बताने हैं, मैं इसके साथ आपको बताऊंगा। कॉज नंबर 1 है, अगर आप देखें प्री कोविड, ये रीजन है कि स्लो डाउन क्यों था। प्री कोविड हमारी जो डिमांड थी वो डिक्रीज हो रही थी, मार्केट में डिमांड कम थी, कोई खरीद नहीं रहा था। ये कैसे पता चलेगा? देखो डिमांड किस चीज से बढ़ती है, डिमांड के जो इंडिकेटर है, जिस भी तरीके से आप पता लग सकते हो कि हमारे देश में डिमांड कैसे बढ़ेगी, वो सारे इंडिकेटर आपके स्लो होते जा रहे थे। लाइक आपका हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी। यहाँ पे मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब प्राइवेट सेक्टर होता है, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर होता है, प्लस फॉरेन सेक्टर होता है। टोटल मिला के कम था। प्राइवेट में फर्दर कॉर्पोरेट होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्दर हाउस होल्ड होता है, आप जैसे हम जैसे लोग, घरेलू लोग। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो रही थी, ठीक है जी। आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा था, इन्वेस्टमेंट कम थी, एक्सपोर्ट कम था, और जो आपका डोमेस्टिक कंजप्शन था, जो लोग कंज्यूम कर रहे थे, वो भी कम हो रहा था, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी कम थी। या ये तो चलो रिलेटिवली स्टेबल थी, बढ़ नहीं रही थी। ये पहला कारण हो गया प्री कोविड की, भैया डिमांड कम हो रही। अब कोविड का क्या इफेक्ट हुआ? कोविड, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा? हेलो, नहीं सर। ठीक है। सो कोविड का इम्पैक्ट हुआ। देखो कोविड का इम्पैक्ट अब सबको पता है। आपके इसमें ट्रिपल शॉक था। ट्रिपल शॉक क्या था? सप्लाई कम हो गई, डिमांड कम हो गई। इन सब के बारे में भी मैं बताऊंगा 1 to 1। और सप्लाई कम हुई, डिमांड कम हुई, प्लस क्या हुआ, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्राइसिस में आ गए। लाइक बैंक, नॉर्मली क्या होता है जब भी मंदी होती है, बैंक लैंड करते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे।
और उनकी जो लैंडिंग बढ़ती है उससे फिर आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। बस इस बार क्या हुआ, बैंक का भी एनपीए बढ़ गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लोगों ने किस्त देना बंद कर दिया, प्लस मॉरिटोरियम अनाउंस हो गया। तो यहां पे बैंकों के पास भी पैसा नहीं रहा, तो बैंकों ने फर्दर लैंड करना ही बंद कर दिया, तो उससे लिक्विडिटी नहीं आई, सप्लाई नहीं बढ़ी। तो ये तीसरा क्राइसिस था, इसको ट्रिपल क्राइसिस बोलते हैं, ये कोविड इंड्यूस था। और इसको फर्दर एक्सपेंड करूंगा मैं। यू कैन से तीसरा ये था कि लोगों की वेज डिक्लाइन हुए, वेज एंड इनकम डिक्लाइन, इनकम डिक्लाइन कोविड के कारण। लाइक यहां पे अगर आप देखेंगे तो वेज कट हुए लोगों के, सैलरी कम कर दी, जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला उनकी भी सैलरी कम हो गई, प्लस लोगों के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थे या जो बिजनेस थे वो भी बंद हो गए, प्लस आपका रेमिटेंस बंद हो गया। रेमिटेंस जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता है, प्लस रेमिटेंस जो रूरल से आपका अर्बन एरिया से रूरल में जाता है। लोग अर्बन एरिया में कमाते हैं और शहरों में जाके, गांव में जाके वापस पैसा भेजते हैं, तो वो भी कम हो गया। लोग जो अर्बन, जो माइग्रेंट थे वो वापस चले गए, तो आपका रेमिटेंस कम हुआ। प्लस आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ गया, हेल्थ एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा, और आपका माइग्रेशन का एक्सपेंस आया। तो आपकी वेज कम हुआ और इनकम कम हुई लोगों की। अब वेज कम होगा, इनकम कम होगा, तो उसका इफेक्ट होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, मार्केट में डिमांड कम होगी, और मार्केट में डिमांड कम होगी तो अगेन आपका ऑल ओवर आपका स्लो डाउन होगा। समझ रहे हैं आप? हेलो, यस सर। कुछ सर हॉट मनी और रेमिटेंसेस का कोई रिलेशन रहेगा क्या, कि कम ग्रोथ की वजह से जब हॉट मनी विड्रॉ हो रहा है कंट्री से तो रेमिटेंस भी इन टर्न कम आएगा, ऐसा कुछ? सी, उसका कोई डायरेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं है, और अच्छा। स्पेसिफिकली कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लाइक हमारा जो मेनली रेमिटेंस है वो आपका एक तो आता है गल्फ कंट्री से, प्लस आपका आता है यूएसए से। मेन आपका मतलब 80% यहाँ से ही आता है, और हमारे 70 बिलियन में से आउट ऑफ 40 बिलियन तो यहाँ से ही आता है। तो अगर गल्फ कंट्री में सारी चीजें सही चल रही हैं तो हमें कोई इशू नहीं। बट कोई वहां पे गल्फ में कोई वॉर ना चल रही हो, जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन की चली थी, ईरान को लेके कोई इशू ना हो रहा हो, ट्रेड, या वहां पे कोविड ज्यादा नहीं फैल रहा हो, तो रेमिटेंस आता रहेगा। तो रेमिटेंस मेनली उससे इफेक्ट नहीं होता है। ओके सर। ठीक है, मेनली कोई लिंक नहीं है, बट अगेन इकोनॉमी में एवरीथिंग इज लिंक टू सम वे और अदर वे। कहीं ना कहीं वाटर क्वालिटी को आप लिंक कर सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप से, कि भैया वाटर अच्छा मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी, सोचेंगे अच्छा, इतना लंबा चौड़ा लिंक होगा। कोई डायरेक्ट क्या इसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट नहीं, बहुत बाद में जाके तो मिल ही जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट नहीं। ओके ओके सर। अब लोगों की वेजेस बढ़ा, इनकम बढ़ा। अब चौथा अगर आप देखेंगे तो भैया लोगों की सेविंग भी कम हो गई, सेविंग डिक्रीज हो गई। लोगों के पास जितना पैसा सेव होता था, अब इसके क्या क्या कारण है, इसके भी बहुत सारे कारण है। यू कैन सी कि अगेन लोगों का हेल्थ पे खर्चा हुआ, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर हो गया, और डेफिनेटली सेकंड वेव में तो ये बहुत विजिबल है। आप में से भी लोगों की जितनी भी सेविंग थी सब एग्जॉस्ट हो गई। और पहले आप सेव करते थे वो पैसा बैंक में जाता था, या तो आप कहीं पे उसको अपना इन्वेस्टमेंट करते थे, बैंक में जाता था। बैंक में जाता था तो बैंक उसको फर्दर लैंड करता था, इकोनॉमी में बिजनेस जनरेट होता था, तब लोगों की सेविंग की गई। हेल्थ उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा आप बोल सकते हो यही है कि लोगों की इनकम कम हो तो भी आपकी सेविंग कम होगी। प्लस आप देखिए कि लोगों को लेट्स से फूड का एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ गया, फूड एक्सपेंडिचर बढ़ गया। लाइक पहले लोगों को मिड डे मील में खाना मिल जाता था, या
लोगों को, ऑल्दो इसमें राशन अच्छा खासा दिया है, इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। तो मिड डे मील आप बोल सकते हैं कि खाना बच्चों को मिलता था, घर से खिलाना है, बहुत बड़े लेवल पे मिलता था, ये भी छोटा लेवल नहीं है। फिर लोगों ने माइग्रेशन किया, उसका भी खर्चा आया, तो सेविंग आपकी कम हुई। इसके बाद अब ये सारी चीजें देखो, इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये जुड़ी हुई है, आइसोलेट नहीं है। लोगों की इन्वेस्टमेंट कम होगी। अब इन्वेस्टमेंट में देखो, मैं सारे डायमेंशन को लूंगा कैसे। अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वेस्टमेंट कम हुई। प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट कम की। क्यों कम की? पहले इसके कई सारे रीजन है। हमारे देश में, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता हो या ना पता हो, जितने भी हमारे देश के स्टार्टअप हैं, आपका मेक माई ट्रिप, स्विगी, जोमेटो, इन सब के हेडक्वार्टर अब आपके सिंगापुर में शिफ्ट हो गए। ज्यादातर के इंडिया में नहीं है। इवन सिलिकॉन वैली में आपको इन सब के वो नहीं मिलेंगे। बट चलो, ये हमारा वो नहीं है। से कोविड में हुआ है ये शिफ्ट? नहीं, पहले कोविड से पहले का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, हमारी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम हुई। और इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के रीजन क्या है? अगेन, लैंड मिल के नहीं देती आपके देश में, और बहुत सारे जो पीपीपी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट है, वो स्टॉल्ड हो गए। ये वाला जो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, ये ट्रेंड 2011 से विटनेस्ड है, पहले से कम हो रही थी। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आपकी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है। इवन इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि जितने भी नए रोड बन रहे हैं, अब कहाँ पे बनना होगा? शहरों में तो बनेंगे नहीं, नए इलाके में बनेंगे, फॉरेस्ट में से जाएगा, ट्री कटेगी। नितिन गडकरी ने कई बार ये बोला है कि मेरी वजह से 3-4 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट थे जब हम आए थे, इतने अटके हुए, ये 2-3 साल में रिवाइव हो गए। तो कैन यू इमेजिन, 3-4 इतने प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ 3-4 लाख करोड़ रुपए थी, वो रुके हुए थे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की वजह से, और ज्यादा फंसे हुए प्रोजेक्ट थे। और एक बार पैसा फंस गया तो क्या हुआ? जिस कंपनी ने पैसा लगाया वो कोलैप्स हो गई, जिस बैंक ने लोन दिया है उसका एनपीए बन गया। तो ये सबके लिए लॉस सिचुएशन। और प्राइवेट सेक्टर की ये भी इसलिए भी कम हुई, अगेन डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, दोनों डिवास्टेटिंग। हालांकि जीएसटी ने फायदा किया, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। अब इसमें सरकार उसको वहां पे ही लेके आ रही है जो कांग्रेस ने बोला था। इसमें कांग्रेस का विजन अच्छा था। 2016 में कांग्रेस जिस बात को बोल रही थी, मोदी सरकार धीरे धीरे करके वहां पे ही पहुंच रही है। जो बीजेपी का जीएसटी था, उसमें था मल्टीपल रेट, 0%, 4%, 12%, 18%, 28%। जो कांग्रेस का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का था सिंगल रेट। मोदी जी की भी ये आर्ग्यूमेंट है, जाके एक बार आप चेक कर लेना। मोदी जी की आर्ग्यूमेंट ये है कि काउ मिल्क, या काउ मैं नहीं बोल रहा, मिल्क एंड मर्सिडीज, आप दोनों को सेम रेट पे कैसे टैक्स कर सकते हो? मिल्क एसेंशियल है और मर्सिडीज बहुत ही लग्जूरियस है। तो दोनों, उन्होंने बोला कि जो बिल्कुल गरीब लोग करते हैं जीरो में, जो थोड़ा सा और टैक्स पे कर सकते हैं, 4 में डालो, अलग अलग में इनको क्लासिफाई कर दो। बहुत ही इन्होंने ये हिलेरियस बनाया था। इवन इतना डिटेल में उस टाइम मैंने नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे ये आर्गुमेंट कन्विंसिंग लगी। बट जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यू विल फाइंड कि अगर आपने कोई शर्ट खरीदी है 1000 तक की है तो 9% लगेगा। अगर वो 1200 तक हो गई तो पता लगेगा कि उस पर 12% लगेगा। अगर वो 5000 की हो गई, 18 लगेगा। कैन यू इमेजिन हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस इज? ऐसा ही था, और उसमें कितनी मैनिपुलेशन होती। तो ये सिंपल नहीं था। गवर्नमेंट इज सेइंग कि 4 को लाके अब 1 पे तो आ नहीं सकते, वरना कांग्रेस बोलेगी। तो दे आर सेइंग कि 2 रेट लेके आ जाए। फ्यूचर में वो इस डायरेक्शन में आएंगे, बहुत आ भी गए हैं थोड़ा बहुत। तो ये आया समझ में? हेलो, यस सर। ओके। सो प्राइवेट की इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, और लेबर लॉज भी इसमें एक रीजन था। सी, हमारे लेबर लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं।
डू यू रिमेम्बर दैट कि बेंगलुरु में एक कंपनी थी जो आईफोन के फोन को असेंबल करती थी, आईफोन के साथ टेंडर उसने ले रखा था, उसमें वहां के लोगों ने अपनी पूरी फैक्ट्री में तोड़फोड़ कर दी। अभी की बात है सर, जस्ट ये जो अभी आपका कोविड अब से पहले खुला है। यस यस सर। विंस्टन। So you can say कि अब ये लैंड लॉज हमारे देश में इतने पुअर है, अगर स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज होते तो यू कैन नॉट डू दैट। ये कहीं और आपने नहीं सुना होगा। आपने ये 2014-15 में हुआ था आपका गुरुग्राम से आगे, मैं नाम भूल गया, वहां पे मारुति के जो मैनेजर थे उनको बंद करके जलाई दिया था। मनेसर है। So, हाँ मानेसर। उस टाइम मारुति ने बोला कि, और मारुति प्लस वहां पे मारुति को जो पार्ट सप्लाई करती थी 7000 MSME थी, 7000 MSME थी। मारुति ने बोला वी विल लीव दिस पर्टिकुलर एरिया। सारे विलेज के लोगों ने पंचायत करा और काइंड ऑफ अपॉलॉजी करी कि प्लीज मत जाइए, आप गए 7000 MSME भी जाएंगे, यहाँ के लोगों का काम गया। तो ये था, समझाऊंगा लेबर लॉज इतना छोटा नहीं है। अब देखो एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वो कितना बड़ा निकला, तो आएंगे इस पे भी। सर नेक्स्ट क्लास इसी पर रख लेंगे। हाँ रखेंगे, चलो मेरे पास टाइम रहा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देन ओके। अब आपको शायद बताओ हाउस होल्ड का मतलब जितने भी परिवार हैं हमारे देश में, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं 70% उनकी इन्वेस्टमेंट हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में जाती है, रियल एस्टेट सेक्टर में जाती है। अब जब इनके पास पैसा नहीं बचा तो रियल एस्टेट सेक्टर डाउन हो गया। अब आप देखिए जितने भी हाउस होल्ड हैं सबकी जो सेविंग है वो आपकी ऑलमोस्ट कंज्यूम हो गई, वो आपकी हो गई इस हेल्थ क्राइसिस के चक्कर में, कोविड के चक्कर में। तो अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि फ्लैट की बिक्री हेल्थ इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में यू विल फाइंड कि स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, मेन इन्वेस्टमेंट यहाँ से ही आती है। इसके बाद एक रीजन ये भी था स्लो डाउन का कि इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट पैकेज। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि इन्होंने 20 लाख करोड़ का दिया है या 20 लाख करोड़ का, ये बोल रहे हैं 10% ऑफ जीडीपी है। बट अगर आप इसको डाइसेक्ट करके देखते हैं तो प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारा कंडीशनल, मतलब प्रैक्टिकली ये 2-3% ही है। तो ये भी इनएडिक्वेट था। जापान ने 21% दिया था, अमेरिका ने 13% दिया था। हालांकि कुछ देशों ने कम भी दिया था, बट हमें अगर ये बोलना है तो हम तो ये एग्जांपल लेंगे ना अपनी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। जापान था, यूएसए ने 13% दिया। तो हमने जो ये पैकेज था ये भी कम दिया। और सॉरी कौन थे वो, इनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, कांग्रेस के, नाम भूल गया, पी चिदम्बरम ने भी इस पे कई बार 2-3 इंटरव्यू दिए हुए हैं। यही बोला हुआ है कि इनएडिक्वेट है। और जो भी 20 लाख करोड़ भी जिस तरीके से दिया गया वो भी, उसको भी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये आप बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं रहा था। आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ 300 बिलियन हमारा है, 300 बिलियन 10 साल में स्टैटिक है सर। 2011 के पास भी 280-90 था, 320-30 तक गया, यहाँ पे ही घूम रहे हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो रहा है। ये भी एक कारण था, क्योंकि देश आपका पैसे कमा रहा है देश से बाहर सामान बेच के भी। अब वो सामान बेचना, अगर आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आगे। और उसका एक कारण ये भी था, अब 2000 डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, 2016 के आने के बाद प्रोटेक्शनिज्म आपका बढ़ गया, आपकी ट्रेड वॉर बढ़ गई। उसके 2 एग्जांपल ले लेना। एक एग्जांपल है आपका ट्रेड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना। एग्जांपल के साथ बोलना है ब्री एग्जिट, और इंडिया ने भी आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया। ये तीनों के बारे में पहले सुना हुआ है ना, अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, तो इस ट्रेड वॉर ने भी आपके एक्सपोर्ट को फर्दर कम किया, या जो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। और भी बहुत सारे रीजन है। ये 3 मैंने आपको बता दिया। अगेन इंडिया यूएस का स्पेसिफिक देखोगे तो डब्ल्यूटीओ में हमारा डिस्प्यूट चल रहा था सोलर पैनल को लेके। इंडिया ईयू का देखोगे तो यहाँ पे फोटो साइनो एक एक्चुअली डब्ल्यूटीओ के अंदर में
एक एग्रीमेंट है जहाँ पे आपको जो भी आप फ्रूट वेजिटेबल दे रहे हो उनकी हाइजीनिक और जो उनमें केमिकल वगैरह है उनको फोटो और फोटोमेट्री, जस्ट मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं आ पा रहा है, तो एक एग्रीमेंट था। तो उसमें भी हमारे, आपको याद होगा, हमारे मैंगो इन्होंने बैन कर दिए थे। तो यूरोप में भी लॉज स्ट्रिंजेंट हो गए कि जो भी आप हमारे में फ्रूट वेजिटेबल बेच रहे हो उनकी क्वालिटी एश्योर्ड हो। तो ये भी एक था ट्रेड, इसलिए भी हमारी कम हुई। सर ब्रेक्सिट और ट्रेड वॉर वाला इवेंट तो 2020 का नहीं है, तो 2020 के पहले का हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग 2016 के बाद से लेके, अच्छा ठीक है ना। एंड ये वो था कोविड के टाइम में, तो पूरा का पूरा बंदी हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया, है ना, पूरे डिस्ट्रप्शन ही हो गया सप्लाई चेन का, और एक्सपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट क्लोज्ड ही हो गया ड्यू टू लॉकडाउन। सर बट मतलब कोविड के टाइम पे ही और अभी तक भी तो हमारा एक्सपोर्ट डेटा के हिसाब से तो बढ़ता ही जा रहा है ना। सी, कोई डेटा के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो कोविड का वो लोग की कुछ भी नहीं था, उसके हिसाब से ग्रोथ देखो तो सही है, बढ़ेगा, अदरवाइज ईयर टू ईयर देखोगे कुछ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। किसी एक आध महीने में ड्यू टू पेंडेमिक किसी वजह से कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया हो, तो उस मंथली डेटा को कंपैरिजन मत करो, जब आप ईयर टू ईयर देखोगे तो पता चलेगा कुछ नहीं बढ़ रहा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, देश में जो आपका स्लो डाउन था, ये रीजन हो गया प्री कोविड और ये हो गया कोविड, ठीक है। क्योंकि अगेन आप बोलो, अगर आप सारे लोग एक्सपोर्ट को ही बोल दो सर कोविड है कोविड है कोविड है, ठीक है, वो आपसे बोल देगा कि अब मुझे ये बताओ प्री कोविड 2011 से 2019 तक क्या डेटा है। इसलिए मैं आपको सारी डायमेंशन कोविड और प्री कोविड के हिसाब से समझा, समझे ना। हमारे देश में ये जो स्लो डाउन था, इसके सिम्टम्स विजिबल थे प्री कोविड से, ठीक है। यस सर। उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या था, ये आपका, अगर मैं देखो फाइनेंस मिलना कम हो गया था प्री कोविड में ही। आपने एनबीएफसी में एनबीएफसीज में क्राइसिस हो गया था आपका। एनबीएफसीज वो कंपनी होती है जो नॉन बैंक होते हैं और वो लैंड करते हैं। आईएफएसएल क्राइसिस सुना था आपने? नहीं सुना है? नो सर। ये होमवर्क है, 2 मिनट के लिए पढ़ के आना इसको। आईएफएसएल क्राइसिस था जस्ट थोड़ा सा, तो पता चला कि पहले, अब यहाँ पे मैं समझाना नहीं चाह रहा, देखो पहले बैंक लैंड करते थे, पब्लिक को। फिर क्या हुआ, जब एनपीए बढ़ने लगा तो बैंकों ने क्या करा, बैंकों ने अपनी फंडिंग एनबीएफसीज को देना स्टार्ट कर दिया, कि वो डायरेक्ट लोगों को फंड नहीं करते थे, एनबीएफसीज को फंड करते थे। एनबीएफसीज वो कंपनी होती है जो फाइनेंस करती है, बट ये बैंक नहीं होती। एनबीएफसीज पब्लिक को फंड करती थी, बट यहाँ पे एनबीएफसी में भी क्राइसिस आ गया, तो यहाँ की भी फंडिंग रुक गई और बैंक तो इतना अच्छे से फंड कर ही नहीं रहे। ये एक ट्रेंड ही है, अगर आप 2014 से देखोगे हमारी एवरेज लेंडिंग, तो जो बैंक्स हैं वो रिस्क अवर्स हो रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये रिस्क नहीं ले रहे। अब जितना 2008 के बाद इन्होंने दबा के रिस्क ले लेके पैसा दिया था, कि किंगफिशर को इन्होंने गुडविल के ऊपर भी लोन दे दिया, अब तो कोई कंपनी अपनी एसेट आती है उस पर भी अच्छे से लोन नहीं देती। पहले तो ऐसा हो रहा था कि थोड़े डॉक्यूमेंट लाओ, अच्छा ठीक है लो 10 करोड़ का लोन ले जाओ, अब वो डॉक्यूमेंट पूरे भी दिखा रहा है तब भी पता लो चला 50 लाख ही देने। तो एक बैंकिंग सिस्टम का एटीट्यूड आ गया है रिस्क कवर्स का। अगेन ये अपने आप में पूरा टॉपिक है स्टडी के लिए। हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर में देखें, एग्रीकल्चर में अगर आप प्री कोविड देखें तो डेफिनेटली ये क्राइसिस में ही था सर, क्राइसिस में ही था। ये बात मैं बोलता हूँ, हमारा एग्रीकल्चर 70 साल से कभी भी एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 1950 से लेके 2020 तक एवरेज निकालो 4% से ऊपर नहीं गया, 2.5% के आसपास एवरेज, और इट इज लेस देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इससे ज्यादा है, इट इज लेस देन इन्फ्लेशन। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट काफी है किसी भी इंट्रोडक्शन को बोलने के लिए एग्रीकल्चर की। सर एग्रीकल्चर की क्या स्टेट है?
The average growth rate in agriculture since independence is just 2.5%. Whereas if you compare the growth rate of industry, it is approx 6%. And after 1991, the average growth rate of service is 10%, average growth rate of industry is again 8%, and average growth rate of agriculture is just 3%. So you can say that the half of the population है उसकी income सिर्फ 3 के रेट से बढ़ रही है, सर्विस वालों की 10 के रेट से बढ़ रही है. So that leads to inequality. और वर्ष बात यह है कि जो 3% है, it is less than the rate of inflation. इन्फ्लेशन तो सबको चाहिए ही सेम स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के लिए. हाँ, प्री कोविड से पहले तो क्राइसिस में था ही, क्या था, अब वो एग्रीकल्चर पूरा एक टॉपिक है. पोस्ट कोविड अगर आप देखें तो यही ऐसा सेक्टर था जिसका ग्रोथ रेट 3%. ये मान लीजिए एग्रीकल्चर ने रूरल स्ट्रेस को बचा लिया, इकलौता सेक्टर था जो पॉजिटिव था. ऑल ओवर तो ये क्राइसिस में था ही, नो इशू. बट ड्यूरिंग कोविड रिलेटिव टू अदर्स इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी. ये बात समझ में आई? यस यस सर. अगर आपसे कोई पूछे कि आप एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं या नहीं, तो क्या बोलेंगे? अच्छा ही है, अभी रिपोर्ट भी आई थी कि जो एक्सपोर्ट भी है वो भी काफी ज्यादा आया था एग्रीकल्चर का, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ने तो अच्छा ही परफॉर्म करा है ड्यूरिंग कोविड. कोई बता पाएगा हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कितना है? हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जस्ट 40 बिलियन के आसपास है, 35 to 40 बिलियन ओनली. और 20 के पास का हमारा इंपोर्ट है. इसमें 35 भी ज्यादा बता दिया, 30 to 35 ही मानो, इतना एक्सपोर्ट है बस ओनली. तो एग्रीकल्चर था. उसके बाद अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टोटल लॉकडाउन हो गया. अब इसके मेजर सरकार ने क्या किया वो तो देखो इस क्लास में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला क्लास थी, ठीक है ना. इसमें हर एक सेक्टर का बेसिक थोड़ा थोड़ा सबका पढ़ना था. अपने आप में ये पूरा होलिस्टिक था. तो इसका वे फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे कभी. अब आपको कुछ लोगों को जो भी पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछना है, ये इशू था अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या था और उसका हमने कैसे इवेल्युएशन किया है, वो बचा हुआ है. तो आप में से कुछ लोग अब बताइए, if you want to ask any doubt or any other question you may ask. जिस भी बच्चे को कुछ भी पूछना. सर क्या जो रीसेंट रेगुलेशंस हुए थे एनबीएफसीज के ऊपर भी, और भी 2-3 रेगुलेशंस ऐसे थे जो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्लो डाउन ला सकते थे, उनका क्या एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था इसमें? सॉरी एक बार दोबारा से बताइए. सर अभी रिसेंटली लास्ट 3 से 4 साल में बहुत सारे रेगुलेशंस आए थे वाया एक्ट्स या रूल्स या फिर गाइडलाइंस या फिर इवन अथॉरिटीज भी फॉर्म हुई थी. तो इन लोगों का एक इम्पैक्ट रहता है काफ़ी इकोनॉमिकल एरिया में, तो उनकी वजह से भी क्या स्लो डाउन पे इफेक्ट पड़ा था? देखो सुनो, कोई भी जब रिफॉर्म आता है ना, कोई भी चेंज आता है, इन शॉर्ट टर्म में वो डिस्ट्रप्शन लाएगा ही लाएगा, कोई भी हो जाए. जब भी आप स्टेटस को चेंज करते हैं तो शॉर्ट टर्म में वो उसको डिस्टेबलाइज करता ही है. यस, लॉन्ग टर्म में जीएसटी अगर आप देखें ऐसे 10 साल के बाद देखेंगे तो ये अच्छी स्टेप थी. हाँ, अब आप बोलोगे कि अच्छे तरीके से, यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि जीएसटी इस सरकार ने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया. वेरी गुड. वो अच्छा तरीका क्या था? दूसरी सरकारों ने तो किया ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत डिफिकल्ट है स्टेप्स लेना. इट्स लाइक सेम आर्ग्यूमेंट है कि आप कुछ कर रहे हो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं उन्होंने किया ही नहीं. आप 70 साल की हमारी हिस्ट्री उठा के देखिए ना, बहुत सारी जितनी भी सरकारें थी वो तो पहले ही आ जाना चाहिए था.
इवन इस पे अगर आप डिस्कशन देखोगे तो बहुत पुराने पहले से चल रहा था। टैक्स रिफॉर्म होते ही कहाँ थे हमारे देश में, सुधार होते ही नहीं है। आज तक हमारे देश में एग्रीकल्चर का रिफॉर्म है, ये अब जाके हुआ है 70 सालों के बाद। आज भी आप देखिए ना, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े बिना रिफॉर्म के। एग्रीकल्चर जैसे हमारे यहाँ 200 साल पहले प्रैक्टिस होता था, जहां पे आप खेत को पूरा पानी से भर देते थे, फ्लड इरिगेशन, वो आज भी हो रहा है। आप स्प्रिंकलर्स यूज नहीं कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज नहीं कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं कर रहे हैं। आप किसानों को तो एक बेसिक, जब आप रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंसी नहीं ला रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा ही, वहां सर्विस सेक्टर क्यों ग्रो कर पाया, या आज देखो हमारे देश में आईटी सेक्टर क्यों ग्रो कर पा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसमें सरकार की रेगुलेशन चाहिए ही नहीं। आज बायजूस क्यों इमर्ज हो पाया, बहुत सारे जितने भी टेक प्लेयर्स हैं क्यों इमर्ज हो पाए, क्योंकि आपको आपका फिजिकल गवर्नमेंट से कोई इंटरवेंशन है ही नहीं, कोई आपके ऑफिस में आके टिक टिक नहीं कर रहा है, डिजिटली आपका काम हो रहा है। अदरवाइज इसीलिए ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था कि हमारे देश में सर्विस सेक्टर तो अच्छा कर गया, मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आप हवा में नहीं कर सकते, सर्विस सेक्टर बहुत लिमिटेड स्पेस में कहीं भी रहते हुए कर सकते हैं। तो बहुत सारी इस पे बातें। आई होप कि आपके बहुत सारे इंटरव्यू में आप बहुत सारे इन पॉइंट्स को उठा पाए, आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो। चीजों को सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, चीजों को फंडामेंटली आपको समझना है, और जब आप फंडामेंटली इश्यूज को समझते हैं, रूट कॉज से उनको समझते हैं, तो फिर आप उन इश्यूज को इंटरनलाइज कर देते हैं, और वहां पे आप चाहे ग्रुप डिस्कशन में बोलते हैं, आप जो लिखते हैं, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर कोई आपसे ग्रोथ रेट के बारे में पूछे, तो एक थोड़ा सा जब आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देंगे, तो एकदम से लगेगा कि हाँ बच्चे को पता है। सो अगेन एक बार फिर, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, अदरवाइज आई गेस इट्स इनफ फॉर द डे। लेट्स होप कि अगली बार मिलेंगे तो हम वे फॉरवर्ड और बाकी इश्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके So I had a question. Yeah, please. Right. It's a bit off track, that's why मैंने क्लास में इंटरप्ट करके नहीं पूछा, but so you talked about food expenses, उसमें आपने मिड डे मील के बारे में पढ़ाया। So उसमें आपने ये मेंशन किया था ना कि मिड डे मील नहीं मिल रहा है, that is food expenses। तो सर मेरे मतलब जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से तो गवर्नमेंट मिड डे मील का अमाउंट, मनी एंड प्राइस प्रोवाइड कर रही है। सी गवर्नमेंट ने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सी अल्टीमेट मेन उसमें इशू ये था कि हाउस होल्ड की इनकम कम हुई है। इनकम कम कैसे हुई है, जो गरीब लोग हैं वे पैसे नहीं है, पैसे कुछ थे खाने पे खर्च हो गए। आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अच्छा खासा यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, बट स्टिल अगर आप बॉटम ऑफ द सोसाइटी में देखें या कहीं पे भी देखें जहाँ पे पहले मिड डे मील मिल जाता था, तो शायद वो मिड डे मील बहुत सारी जगह नहीं मिला होगा, राशन मिला होगा बट शायद वो उतना कंपनसेट ना कर पाया। यस सर। ठीक है, जब आप यहाँ पे सुनते हैं ना नॉर्मली कि ऐसा हो गया, तो वो गवर्नमेंट का एम है। उसका मतलब ये नहीं है हमारे जैसे देश में हम एक डेफिसिट स्टेट है, हर चीज की कमी है। अब आप कल परसों ही मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग बहुत अप्रिशिएट नॉर्मली करते हैं, देखो जुडिशरी कितना अच्छा रोल प्ले कर रही है कोविड के टाइम में। इंडियन स्टेट में सारे इंस्टीट्यूशन इनफेक्टिव है, सारे इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं आप। सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, पुलिस देखिए हमारे देश में डिफंक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि हम गरीब हैं, कैपेसिटी लिमिटेड है, सेंटर की कैपेसिटी लिमिटेड है, स्टेट के पास भी अपनी कमी है। आप जुडिशरी को देखें, हमारे देश में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में अगेन 4-5 लाख केस पेंडिंग है, 50 साल एक केस को सॉल्व होने में लग जाते हैं। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्वेश्चन तो उठा रहा है, सेंटर ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, बट जुडिशरी इटसेल्फ is are not a very efficient institution और second most corrupt institution है इंडिया में आफ्टर पुलिस, अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल। हमारी बात में मत मानिए। तो हमारे देश का जुडिशरी की भी कैपेसिटी लिमिटेड है, पुलिस की भी लिमिटेड है, सरकार की भी लिमिटेड है, देश के लोगों की भी अपनी सारी चीजें, क्योंकि हम तो गरीब ही देश है ना, पैसे है ही नहीं। पर कैपिटा इनकम देखो 2000 पर डॉलर है। तो अगर आप उम्मीदें अमेरिका जैसी लगा रहे हैं या यूरोप के, इटली, जर्मनी जैसी हेल्थ केयर की उम्मीदें लगा रहे हैं, तो वो उम्मीदें गलत हैं।
पहले इतना इकोनॉमिक ग्रो हो तब वो, हाँ क्या हम आइडियलाइज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। आप आइडियलाइज कर सकते हैं कि हमारी दिल्ली में या देश में ऐसी हेल्थ सर्विसेज मिले जैसी यूरोप में मिल रही, बट अगर सरकार नहीं दे पा रही और आप आज उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो क्रिटिसाइज करने की बात नहीं। कोविड से पहले भी हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही था। अब आप बोलेंगे कि सारे देश में हेल्थ पे पैसा लगा दे तो सारा पैसा कुछ नहीं बचेगा, डिफेंस के लिए भी तब भी हेल्थ पे कुछ नहीं मिल पाएगा। अल्टीमेटली वी हैव टू ग्रोथ चाहिए, पैसा देश के पास ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है, तभी कुछ कर पाएंगे। ये सर आपने जो अभी एमनेस्टी वाला रिपोर्ट बताया था, इसी की वजह से उनको उनके ऑपरेशंस हॉल्ट कर दिए थे क्या इंडिया ने? अरे नहीं, वो भी दूसरी बात है। ये पता है क्या, ये अभी अब यही बात नहीं समझोगे, ये जो जितनी भी डेवलप कंट्रीज है ना, वो आपसे मतलब इंडिया ऐसा गेम 50 साल के बाद खेलेगा, वो अभी खेल रहे हैं। ये क्या करती हैं, आपके देश में जो डिस्कोर्स होते हैं ना, जो आपके देश में जो डिबेट्स चलती हैं, इश्यूज चलते हैं, जो मीडिया में छाते हैं, ये उनको भी कई बार ये मैनिपुलेट कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी लाइक हमारे पास भी बहुत सारी इंटेल रिपोर्ट आई है। लाइक तमिलनाडु में कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट था, रशिया उसको बना रहा था, सारा वो काम से ही चल रहा था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, अचानक प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। तो दे विल से, बहुत सारी एनजीओज हैं, दे विल से कि नहीं हम तो देखो एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, प्रोटेस्ट, लेकिन पता चला कि उनकी फंडिंग बाहर से आ रही। अब आप देखो लक्षद्वीप में हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार शायद कुछ थोड़ा बहुत गलत कर रही हो, बट अल्टीमेटली ये इस देश के, ये आप सभी लोगों के लिए भी सवाल है, हमारे लिए भी सवाल है कि हम लक्षद्वीप को मालदीव जैसा क्यों नहीं बना पाए, इररिस्पेक्टिव द फैक्ट दैट कि दोनों के बीच ही सेम है। ऐसा टूरिज्म हम हॉटस्पॉट क्यों नहीं डेवलप कर पाए? अब फिर बोलेंगे कि वहां की इकोलॉजी डैमेज ना हो, लोकल कल्चर डैमेज ना हो। तो आप मुझे एक भी ऐसा एग्जांपल बता दो जहां पे ना तो एक भी पेड़ कटा हो, ना एक भी कल्चर डैमेज हुई हो, कुछ भी नहीं हुआ हो और वो डेवलप हो गया हो। सो वी विल ट्राई टू क्रिएट कि ऐसा डेवलपमेंट करके दे दो जैसा मतलब कुछ भी कमियां ना हो, और ऐसा कोई नहीं कर पाए लेकिन तुम करके दे दो। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल भाई। डेवलपमेंट इज अ वेरी क्रूड प्रोसेस। जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, जब यूरोप में हुआ था, ब्रिटेन में, तो लोगों का कितना वायलेशन हुआ था, चाइल्ड लेबर थी, 15-15 घंटे काम कराते थे, तब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोई भी डेवलपमेंट बहुत एक्सप्लॉइटेटिव प्रोसेस है। अब डेमोक्रेसी में, अब हमारे देश में क्या हो गया, ये बात मैं पहली बार बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ कि इन इंडिया स्पेशली वी हैव फर्स्ट वर्ल्ड कम्युनिकेशन टूल विद अ थर्ड वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और थर्ड वर्ल्ड एजुकेशन और थर्ड वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स। हमारे पास ट्विटर, फेसबुक, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के जैसे कम्युनिकेशन के वेज मिल गए, लेकिन हम लोगों का थॉट प्रोसेस, हम सभी लोगों का क्या कहते हैं एक्सपोजर, हम सभी लोगों की अंडरस्टैंडिंग वो गरीब कंट्रियों जैसी है। इसलिए तो देखो, और ये साइकी हर जगह मैनिफेस्ट होती है। आप देखो हमारे देश में टिकटॉकर पे कैसे टिकटॉकर थे और उनके कैसे फॉलोअर थे। आपको क्या लग रहा है कि यूरोप में ही ऐसे टिकटॉकर होंगे और उनके फॉलोअर उतने ही होंगे? नहीं, इंडिया में ज्यादा थे। जिस तरीके का जितना क्रंच कंटेंट आपको इंडिया में मिलता है सोशल मीडिया पे, उतना डेवलप कंट्रीज में नहीं मिलता। उसी का ही नतीजा है। आप देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज कमेंट करते हैं, पिक डालते हैं, उनके नीचे ऐसे ऐसे कमेंट मिलते हैं, ये यूएस वगैरह में इतने नहीं मिलते। ये बात आप समझ रहे हैं? यस सर। इस बात को ही मतलब बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा तब ये बात ये वाली डाइजेस्ट होती है। अदरवाइज ऐसे लगता है कि इंडिया में, मतलब कभी और इस पे चलो डिस्कशन करेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा हो। अगेन मिलते हैं फिर एक बार आपसे फिर दोबारा, ओके? और जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने पहली क्लास ली हो, अगर